हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। शुरू करते हैं एक नया ब्लॉग कश्मीर सीरीज़ का। तो ये ब्लॉग रहेगा 7 डेज़ का प्रॉपर आइटिनरी। तो मैं अभी इसके बाद कोई ऐसा स्पेसिफिक सिटी का मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। तो मैं सबको कंबाइन करके प्रॉपर 7 डेज़ का आपको आइटिनरी क्राफ्ट कर रहा हूँ। आप आपके अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप जा सकते हैं। एंड एक चीज़ याद रखिए, कश्मीर में मिनिमम 7 डेज़ रख के जाइए। एक और 2 दिन अगर आपका प्रॉपर 7 डेज़ का आइटिनरी है तो आप एक दिन और एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। कभी कभी वेदर कंडीशन आपका साथ नहीं दे तो आपका कोई पॉइंट मिस हो सकता है, तो इस चीज़ का आप याद रखना। तो शुरू करते हैं डे 1 के साथ। जैसे भी आपने ट्रैवल किया होगा, अगर आप प्लेन से आए होंगे, ट्रेन से आओगे, आप फर्स्ट डे चेक इन कीजिए होटल में। अगर आपका होटल अर्ली चेक इन अलाउ कर रहे हो, मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप जल्दी आइए। मीन्स एंड अराउंड 10-11 आपका फ्लाइट लैंड हो या आपका ट्रेन आ जाए, ऐसा आप रखिए, सो दैट आपको वो दिन भी कवर करने मिल जाएगा। फर्स्ट डे जैसे आप आ रहे, आप उधर के बेसिक कुछ पॉइंट्स है वो कवर कर सकते हैं। डल लेक में पहले स्टे मत करना, नॉर्मल होटल लेना, वहीं पे स्टे करना। श्रीनगर में काफ़ी ऑप्शन है। तो पहले आप जाइए शंकराचार्य टेम्पल। शंकराचार्य टेम्पल काफ़ी एलिवेटेड हाइट पे। तो आप पहले आपका जो भी गाड़ी जो भी आपने बुक किया रहेगा, आपको एक पार्किंग में जाएगा। पार्किंग में छोड़ने के बाद आपको एक 100 या 120 स्टेप्स है, बस वो क्लाइंब करके आप ऊपर जाइए। और उसके बाद काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू आता है पूरे श्रीनगर का एंड पूरे डल लेक का, एंड काफ़ी मेस्मराइजिंग व्यू है। आप वो ज़रूर देखिए, आप उधर ज़रूर जाइए। उसके बाद होने के बाद आप एक तो मुगल गार्डन विजिट कर सकते हैं, निशात बाग विजिट कर सकते हैं, शालीमार बाग विजिट कर सकते हैं। पर एक चीज़ याद रखिए, इन सब जगह गार्डन्स या तो बाग में जाने में कोई मतलब नहीं है अगर आप विंटर में जा रहे हो, क्योंकि सब चीज़ सूखा हुआ रहता है, कुछ ब्लॉसम नहीं रहता है, तो आप कुछ देख नहीं सकते। बस जाके आप घूम के रिटर्न आ सकते हैं। तो फिर मेरे हिसाब से आप 1-2 गार्डन घूम लीजिए, आपको चाहिए रहेगा, क्योंकि पूरे दिन का एक्टिविटी कुछ वैसे है नहीं। तो आप घूम लीजिए, कुछ लोकल स्ट्रीट फूड खा लीजिए। फूड एंड शॉपिंग के बारे में, हर एक सिटी के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको कहाँ खाना है, क्या शॉपिंग करना है और किधर आपको चीप मिल सकते हैं, क्या आपको एग्जैक्टली मिलेगा, तो अपन लास्ट में बात करेंगे। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप जैसे ही घूम लेंगे, घूमने के बाद एक तो हजरत बल ये भी है, मॉस्क भी है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं अगर आपको जाना होगा तो। फिर ये 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट घूमने के बाद आप होटल में जाइए। इवनिंग में आपको जनरली कुछ मार्केट एरिया में होटल रहेगा, तो आप मार्केट एक्सप्लोर कर लीजिए। जैसे लाल चौक है, थोड़ा बहुत तो आपको एक्सप्लोर करने के लिए, टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, आप वॉक ले लीजिए। और डिनर एंड आपको ब्रेकफास्ट आपके होटल में रखिए, इररिस्पेक्टिव आप कौन से सिटी में रह रहे हो। स्पेशली गुलमर्ग, पहलगाम एंड सोनमर्ग तो आप स्टे नहीं करेंगे। पहलगाम एंड गुलमर्ग, इसका तो आप याद रखिए कि आपको ब्रेकफास्ट एंड आपका जो डिनर है वो होटल में लेना है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा इश्यूज रहता है। श्रीनगर का डे 1 जैसे आपका एंड होता है, आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ करके थोड़ा रेस्ट ले लीजिए उस दिन के लिए, क्योंकि आपका ट्रैवलिंग हो गया रहेगा। डे 2 के लिए आप निकल जाइए सोनमर्ग के लिए। सोनमर्ग गुलमर्ग से एंड अराउंड 80 to 85 किलोमीटर है। उसके बाद 10 किलोमीटर्स पहले आपको कगान पॉइंट पे आपको टैक्सी चेंज करना पड़ता है। तो टैक्सी का जो फेयर रहेगा 10-12 किलोमीटर्स के लिए, वो आपको जनरली 2000 के आसपास बेयर करना है, उसके ऊपर नहीं देना है, क्योंकि सोनमर्ग के लिए डायरेक्ट ज़्यादा नहीं, चेन व्हीकल लेके जाना पड़ता है। अगर आपका रोड कंडीशंस खराब रहेगा तो आपका टूर गाइड आपको बताएगा, वरना आपका गाड़ी पूरा ऊपर तक जा सकता है। इसके बाद आप जैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर 4 या 5 पॉइंट आप घूम सकते हैं। सब तो आप कवर नहीं कर सकते इन अ डे, पर 2-3 पॉइंट आप कवर कर सकते हैं। आप पहले एक तो चले जाइए थाजीवास ग्लेशियर, काफ़ी देखने लायक पॉइंट है। थाजीवास ग्लेशियर जाने के लिए आप कोई भी हॉर्स कर लीजिए। मैक्सिमम जो आपको पे करना है 1200 to 1300 के आसपास दे दीजिए पर हॉर्स। अगर वो ज़्यादा नेगोशिएट, क्योंकि 2400-500 आपको बेयर करना पड़ेगा। काफ़ी लंबा है, 1.5 किलोमीटर्स लंबा है वो, तो सोनमर्ग के मेन पॉइंट से, मेन जो आपका मार्केट रहेगा वहाँ से। उसके बाद आपको दूसरा अगर प्लेस एक्सप्लोर करना है, एक तो बालताल है, एक कारगिल वॉर मेमोरियल है, काफ़ी देखने लायक है। ये मैंने मिस कर दिया था, पर आप ज़रूर देखिए, कारगिल वॉर मेमोरियल। उसके बाद बालताल के बाद आपको 0 पॉइंट है, जोजिला पास है। तो जोजिला पास, बालताल, 0 पॉइंट, ये सब जो लाइन में आते हैं उसके लिए आपको अलग एक और टैक्सी करना पड़ेगा। मीन्स जो कगान से टैक्सी आएगा वो सोनमर्ग में आपको ड्रॉप करेगा। फिर सोनमर्ग से ये 2-3 पॉइंट जाने के लिए अलग आपको 2000 या उधर का जो भी फेयर रहेगा, मिनिमम फेयर 2000 सब जगह पे, उतना आपको बेयर करना। वो कुछ भी कोट करेंगे 6000, 7000, 2000 टू मैक्सिमम 2500 आप पे कीजिए, उतना ही आपको पे करना है। उतना होने के बाद आप रिटर्न श्रीनगर आ जाइए। आपको शाम हो जाएगा। एक तो आपका डिनर होटल में है तो आप वहाँ पे कर लीजिए, वरना मार्केट में कहीं पे आप फूड लेके आप अपने जाके डिनर करने के बाद आप रेस्ट। तो जैसे ही आपका डे 2 एंड होता है, डे 3 के लिए आप निकल जाइए गुलमर्ग के लिए। एक चीज़ याद रखिए, आप अगर कश्मीर ट्रिप विंटर में प्लान करें, सब प्री बुक करके जाइए, राइट फ्रॉम द होटल, टैक्सी, गंडोला टिकट्स, एवरीथिंग, तो ही आपको कन्वीनियंट पड़ेगा, वरना आपका टूर में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ये सब ढूंढने में, नेगोशिएट करने में। उसके बाद गुलमर्ग जैसे ही पहुँचते हैं, होटल में चेक इन कर लीजिए, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करके ही निकलेंगे आप। तो उसके बाद जो गुलमर्ग का है वो सिर्फ 50 किलोमीटर है, पर जाने के लिए टाइम लगता है क्योंकि घाट का एरिया।
गुलमर्ग जाते समय आपको लोकल जो टैक्सी रहेगा वो आपको टनमर्ग तक छोड़ेगा। टनमर्ग से गुलमर्ग 13 किलोमीटर है, उसके लिए आपको 2000 बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर चेन व्हीकल ही लेके जाना पड़ता है अगर ज़्यादा बर्फ़ हुआ रहेगा। हम लोग के टाइम वैसे नहीं हुआ था, तो हम लोग ने बस नॉर्मल टैक्सी लेके हम ऊपर तक गए थे। तो जैसे ही आप जाते आपको गुलमर्ग में आपको मेन पॉइंट पे ड्रॉप किया जाता है, मेन सर्कल पे। टनमर्ग में भी आपको 2-3 एक्टिविटीज़ है, जैसे ATV राइड कर सकते हैं, या तो फिर आप रंग वाटरफॉल जा सकते हैं। ATV राइड काफ़ी कॉस्टली है, 1 आवर के लिए 4000 एंड ऑल चार्ज करेंगे, नेगोशिएट नहीं होता है वहाँ पे, तो आप इस चीज़ का याद रखिए। एंड आपको बूट्स एंड कोट्स लेना पड़ता है गुलमर्ग जाते समय। टनमर्ग से आप ले लीजिए, काफ़ी रीजनेबल पड़ेगा। 1 डे का चार्ज रहेगा कुछ 150 रुपीज़ फॉर बूट्स एज वेल एज कोट। कोट लॉन्ग रहता है क्योंकि गुलमर्ग में काफ़ी बर्फ़ होता है, तो आपके जो अंदर के कपड़े रहेंगे वो भीग जाएंगे। इसके लिए आपको नीचे से ही कोट एंड वाटरप्रूफ कोट एंड बूट्स मीन्स गम बूट्स रहता है, कैरी करना पड़ता है। उसके बाद जैसे आप ये सब कैरी करके आप ऊपर गुलमर्ग में जाते हैं, एक चीज़ याद रखना, ऊपर रेंट करने मत जाना, मिलेगा आपको ऊपर भी पर कॉस्टली मिलेगा, तो फिर नीचे से रेंट करके आप ऊपर जाइए। फर्स्ट डे आप जैसे ऊपर जाते हैं, वहाँ का लोकल आप 4-5 पॉइंट है जो कि गुलमर्ग में नीचे ही है, गंडोला में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना पड़ता है। तो नीचे आपको जो पॉइंट्स है, जैसे एक रानी बाग हो गया, उसके बाद एक चिल्ड्रंस पार्क हो गया, एक महाराजा पैलेस हो गया एंड एक व्यू पॉइंट है। ये 4 पॉइंट को आपको टैक्सी करना पड़ेगा सेपरेट पॉइंट्स घूमने के लिए। मैक्सिमम फेयर आप 1000 रुपीज़ देना ये 4 पॉइंट घूमने के लिए। 2 आवर्स टू 2.5 आवर्स का आपका पूरा जर्नी रहेगा। काफ़ी फोटोज़ क्लिक करते हैं, उधर के जो भी ड्राइवर रहते हैं काफ़ी अच्छे फोटोज़ क्लिक करते हैं, व्यूज़ भी अच्छे। आप जैसे ये सब पॉइंट्स आपका कवर होते हैं, आप रिटर्न चले जाइए आपके होटल। तो गुलमर्ग में स्टेज के लिए काफ़ी कम ऑप्शन है, इस चीज़ का भी याद रखना, बहुत लिमिटेड है। एंड कुछ आपको लग्जरी चाहिए तो आपको एक खाइबर करके काफ़ी लग्जरी है, तो हम वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये सब पॉइंट घूमते आप जाते, और आप जैसे आप रूम में एंटर कीजिए, आपको हीटेड बेड रहेगा, सब हीटिंग मीन्स जो बेड रहेगा उसी में हीटर लगा हुआ रहता है, आपको सेपरेटली नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे डिनर एंड एवरीथिंग जो भी रहेगा आपका प्लान कर दीजिए, खाइए। गुलमर्ग में जनरली रात को कोई बाहर ज़्यादा निकलता नहीं, क्योंकि आपका होटल भी कुछ थोड़ा भी दूर भी रहेगा तो भी ठंड काफ़ी रहता है और पूरा बर्फ़ से भरा हुआ रहता है। मीन्स रात को लिटरली डोर क्लोज हो जाते हैं, इतना बर्फ़ आता है अगर स्नोफॉल हुआ तो गुलमर्ग में आपका डे 3 एंड होता है। तो डे 4 के लिए आप गंडोला टिकट्स बुक कीजिए। गंडोला टिकट का वेबसाइट मैं आपको लिंक में दे दूंगा, कोई भी गाइड या कुछ कीजिए मत, ऑनलाइन आप जैसे आपका ट्रिप प्लान हो चुका है रहेगा, उसके 2 to 3 वीक्स पहले आप बुक कर लीजिए। जो फेज़ 1 है, कोंगदुरी पीक बोलते हैं, उसका जो हाइट है वो है 8530 फीट का, और उसका जो चार्जेस है वो है 750 रुपीज़। तो फिर उसके बाद जो सेकेंड पीक आता है वो है अफरवत पीक, जिसका हाइट है 13,500 फीट, और उसका जो चार्जेस है वो है 950 रुपीज़। तो एंड और आपका जो टोटल रहता है 1690 to 1700 रुपीज़ पर पर्सन का होगा। और एक चीज़ याद रखिए, आप एक ही इसका बुक कर दीजिए, मीन्स आप कोंगदुरी का ही पिक का ही टिकट बुक कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी स्नोफॉल इतना हो जाता है कि अफरवत या तो वेदर कंडीशन खराब होने के बाद अफरवत पिक बंद किया जाता है, मीन्स वहाँ से आपको गंडोला नहीं जाता। तो आप पहले कोंगदुरी का बुक कीजिए, कोंगदुरी जाने के बाद भी आपको उधर ही टिकट काउंटर है, वहाँ से बुक करके आप अफरवत जा सकते हैं। अफरवत में बहुत जनों को जो ब्रीदिंग का इश्यूज है वो हो सकता है, क्योंकि काफ़ी अल्टीट्यूड पे हो, तो आप इस चीज़ का याद रखना। आपके साथ अगर कोई एजेड पर्सन है तो आप मत जाइए, आप टीनेज में हो तो आप इजीली चले जाइए। उसके बाद वो सब चीज़ होने के बाद आपको जो पीक 1 है कोंगदुरी में, उधर ही सब एक्टिविटीज़ होता है, स्नो मोबिल हो गया, स्लेजिंग हो गया, स्कीइंग हो गया, ये सब चीज़ उधर होता है। एंड मैं आपको बता दूं कि आप गुलमर्ग में स्नो मोबिल ज़रूर ट्राई कीजिए। 1 आवर का चार्जेस 2000 रुपीज़ पर पर्सन, एंड आपको सेपरेट एक स्नो मोबिल दिया जाता है। अगर आप कपल जा रहे हैं 4000 पे कर दीजिए, एंड आप 2 स्नो मोबिल एंजॉय कर सकते हैं। उनके साथ उनका गाइड रहेगा, काफ़ी अच्छे पिक्चर्स आते हैं, काफ़ी अच्छे वीडियोज़ आते हैं, एंड काफ़ी ब्यूटीफुल एंड सीनिक रहता है गुलमर्ग देखने के लिए। मीन्स मैं जब गया था तब तो बर्फ़ कम था, पर अगर फुल बर्फ़ से भरा हुआ रहेगा गुलमर्ग तो काफ़ी मेस्मराइजिंग व्यू है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये 2-3 एक्टिविटीज़ यहीं पे ट्राई कर दीजिए। स्लेजिंग तो आप कैसे भी कर सकते हो, 200-300 दे दीजिए मैक्सिमम, एंड एक थोड़ा सा पैच आप स्लेज कर दीजिए, क्योंकि स्लेजिंग में आपके बैक में इश्यूज़ हो सकता है, काफ़ी वो बाउंसी टाइप रहेगा, तो फिर वो खींचते समय आपके बैक पे प्रेशर आता है, तो इस चीज़ का भी याद रखना। इतना एक्टिविटीज़ होने के बाद आप रिटर्न नीचे चले जाइए, आपके गंडोला से केबल कार से नीचे चले जाइए। जैसे आप नीचे जाते हैं आप आपके होटल की तरफ निकलिए। आप ऐसा होटल चूज़ कीजिए कि आपको केबल कार के इधर जाने के लिए वॉकेबल डिस्टेंस पे, वैसे तो सब होटल वॉकेबल डिस्टेंस पे है, हार्डली एक 10-15 मिनट्स 20 मिनट्स लगेगा आपको जाने के लिए। आप वैसे ही डे 4 एंड कर दिए। डे 5 के लिए आप निकल जाइए पहलगाम और गुलमर्ग का डिस्टेंस काफ़ी है, एंड अराउंड 140 to 150 किलोमीटर है, तो आपको जाने के लिए 4 to 5 आवर्स ईजी लगेगा, उससे भी ज़्यादा लगेगा।
तो जैसे ही आप पहलगाम में जा रहे हैं, पहलगाम में एक चीज़ याद रखना कि पहलगाम में सब सॉर्टेड है, टैक्सी के रेट्स, होने के रेट्स सब सॉर्टेड है, तो आपको उतना टेंशन नहीं है। जिस होटल में मैं रुका था, हिमालयन रिट्रीट करके होटल का नाम था, वो पहलगाम के मेन सेंटर से, सिटी सेंटर से वो 7 किलोमीटर्स नीचे था, पर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा होटल था। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ रह सकते हैं। काफ़ी रीजनेबल भी था, कुछ 1800 या 2000 के अराउंड मेरे को पड़ा था। पहलगाम में भी आप सेम चीज़ कीजिए कि आप होटल में डिनर एंड आपका ब्रेकफास्ट लीजिए। पहलगाम में ठंड काफ़ी रहता है, पहलगाम में भी बर्फ़ काफ़ी रहता है। पहलगाम में भी 2-3 जगह आप बाईसरन वैली जा सकते हैं, होनी से जाना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद आरू वैली, चंदनवाड़ी एंड आपका बेताब वैली, ये तीनों भी जगह के लिए आपको टैक्सी करना पड़ेगा। फेयर फिक्स है, मैं चार्ट आपको शेयर कर दूंगा तो आप देख लीजिए। ज़्यादा नहीं है, 1800-1900 है 3 पॉइंट्स के लिए। एंड ये सब चीज़ मस्ट विजिट प्लेसेस है। चंदनवाड़ी तो काफ़ी अच्छा, आपका इजीली टाइम पास हो जाएगा वहाँ पे। एंड आपको इन सब के लिए टाइम स्लॉट दिया रहता है। अगर आप एक कार हायर करते हो तो आपको कार के बाद 1 to 1.5 आवर उसके आगे एक्सटेंड करके आपको मिलता है। आपको फोटोज क्लिक करना है, जो भी करना है, 1 to 1.5 आवर्स के अंदर आपको बैठ के रिटर्न है, तो फिर आपको 1 आवर का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना है, कुछ 300-400 रुपीज़ है। तो इस चीज़ का भी याद रखिए। तो ये सब पॉइंट आपको 1 डे में आप कवर कर सकते हैं। ये जैसे ही कवर होता है तो वैसे ही आपका डे 4th पे एंड होता है। तो फिर जैसे ही आपका ये डे 5th था पहलगाम का, जो कि पहलगाम में पहला दिन था, तो आपका वो एंड हो जाता है। डे 6 में आप पहलगाम में ये जो मैंने एक्टिविटीज़ था वो आप स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वेदर कंडीशन या तो बाकी कुछ चीज़ों के वजह से आपको नहीं घूमने को मिल सकता है कोई प्लेस, तो आप ये चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसे अकॉर्डिंगली आपका जो भी प्लेस मिस हुआ रहेगा उस हिसाब से। क्योंकि बाकी का जो चंदनवाड़ी, आरू वैली, ये सब चीज़ है, वहाँ पे आपको टाइम लग जाता है क्योंकि काफ़ी लंबा है। अगेन आरू वैली भी वैसे, आरू वैली यहाँ से है, फिर चंदनवाड़ी इधर है, फिर नीचे बेताब वैली है, तो आपको जाने के लिए टाइम लग जाता है। तो आप एक चीज़ का याद रखना कि कोई भी एक एक्टिविटी आप एक दिन के लिए रखना, जो पुणे का बाईसरन वैली एंड एवरीथिंग है वो आप नेक्स्ट डे के लिए रखना। सो आप डे 5th एंड 6th आपका यहाँ पे एंड होता है। 6th को आप रिटर्न जाइए श्रीनगर में, क्योंकि आपका जो भी फ्लाइट ट्रेन रहेगा श्रीनगर से रहेगा। डे 6 को श्रीनगर में आप डल लेक में रुकिए। डल लेक में आपका पूरा दिन का वही स्केड्यूल रहेगा कि डल लेक में एक बार आप गए तो वहाँ पे ही आपको पूरा टाइम पास करना है। क्योंकि रिटर्न आप घाट पे आ सकते हैं, पर आपको अगर घाट पे रिटर्न आना है तो अगेन उतना ट्रैवल करो। फिर उससे अच्छा मैं आपको बता दूँ कि आप डल लेक में जाने से पहले मीन्स आप जाइए, चेक इन। उनको मैंने जैसा किया था कि मैं पहले ही घूम लिया एंड शाम को मैंने डल लेक में चेक इन करवा दिया था हाउस बोट में। तो जैसे आप शाम को आएंगे, शाम को आप पहले श्रीनगर का बेसिक जो भी शॉपिंग करना है शॉपिंग कर लीजिए, या तो फिर आपको फूड के लिए कुछ ट्राई करना है फूड ट्राई कर लीजिए। फिर आप डल लेक में जाइए। हाउस बोट में काफ़ी ठंड रहता है, हीटर फैसिलिटी आपको 2 आवर्स मिलता है नाइट में, एंड उनका बेड रहता है वो भी हीटेड बेड रहता है, तो आपको वैसे कुछ इशू नहीं रहेगा। पर आपको ठंड वहाँ पे ज़्यादा लगे क्योंकि आप लेक के बीच में स्टे कर रहे हैं। सो अभी ये सब आपका 7 डेज़ का आइटिनरी क्राफ्ट हो गया। 7 डे पे आप रिटर्न आपका एयरपोर्ट जो भी फ्लाइट रहेगा रिटर्न पकड़ के आप बैक टू योर सिटी जा सकते हैं। उसके बाद अभी पॉइंट आते हैं कि आप शॉपिंग कहाँ पे करें। शॉपिंग आपको करने का रहेगा, अगर आपको शॉल लेना है या कुछ ऐसा सोवेनियर्स टाइप में कुछ लेना है प्रॉपर मीन्स ड्रेस टाइप में, तो आप जाइए पंडित आर्ट्स एंड एम्पोरियम। ये गवर्नमेंट का शॉप है, मीन्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड शॉप है। यहाँ पे आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, शॉल्स का एंड जो भी ड्रेसेस का रहेगा, जो भी मटेरियल रहेगा आपको ओरिजिनल मिलेगा एंड प्राइस काफ़ी रीजनेबल रहेगा एंड काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जनरली ये सब शॉपिंग करने पंडित का आपको जो रहेगा वो गुलमर्ग में लगेगा। अगर आपको केसर लेना है, ड्राई फ्रूट्स लेना है, तो वो आपको पहलगाम रोड पे लगेगा। NH 44 उनका हाईवे 44 करके नंबर है, लेथीपुरा करके उसका सिटी का नाम है, और जो वे वहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाएगा। नूर मोहम्मद करके शॉप है, एक्चुअली पूरा लेन में वो वही है कि आपको ड्राई फ्रूट्स का ही शॉप मिलेगा। आप वहाँ से ड्राई फ्रूट शॉप कर दीजिए। क्या शॉपिंग करना है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। आज सिर्फ और सिर्फ वहाँ से अगर आपको कुछ लेने का रहेगा तो आप केसर कैरी कीजिए, काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी प्योर केसर रहता है। मैं आपको बताऊँगा कि केसर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में लेके आइए। उसके बाद अगर आपको स्ट्रीट फूड ट्राई करना है, फूड्स पे आते हैं, और बाकी का जो छोटा मोटा जो सोवेनियर्स रहेगा, जैसे आपको कुछ लेना है, कुछ वुड क्राफ्टिंग का लेना है या कुछ और लेना है, तो आप चले जाइए श्रीनगर के मेन मार्केट में, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। और जनरली वहाँ पे वुड आइटम काफ़ी महंगा रहता है, तो आप ये सब चीज़ अवॉइड कीजिए। सोवेनियर्स तो आपको कोई भी शॉप में मिल जाएगा, आप जाके ले लीजिए। ड्रेसेस के लिए अगर आपको थोड़ा रीजनेबल चाहिए रहेगा तो हेरिटेज करके शॉप है, एग्जैक्टली डल लेक पे ही है। डल लेक में आपको मुगल गार्डन्स के सामने ही मिलेगा वो, तो वहाँ पे आप शॉपिंग कर लीजिए। उसके बाद आपका टॉपिक आता है फूड का। फूड में कश्मीर का एक फेमस उनका जो डिश है, उनका जो ऑथेंटिक डिश है वो है वाजवान। वाजवान में 7 टाइप्स के उनका मेन्यू रहता है, जैसे रोगन गोश हो गया,
या तो फिर उसके बाद उनका मीट बॉल्स हो गया, ऐसा उनका 7 टाइप के डिशेज रहते हैं। आप सब एक साथ मत ट्राई कीजिए। अगर प्रॉपर आपको पूरा वाजवान खाना है तो आप अहूदस करके होटल है श्रीनगर में, वहाँ पे ट्राई कीजिए। पर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एक डिश एक दिन ट्राई कीजिए, सो दैट आपको सबका टेस्ट भी समझ जाएगा और वेस्ट भी नहीं होगा। और आपका जो भी, क्योंकि वाजवान काफ़ी बड़े प्लेट में आता है, एक जन नहीं खा पाते, 2 जन मिनिमम, एंड काफ़ी कॉस्टली भी रहता है, 1200-1300 रुपीज़ तक ईजिली जाएगा। तो उसके बाद जो फूड ट्राई करना है वो है स्ट्रीट फूड ट्राई करने का आप सीधा चले जाइए डल लेक के घाट नंबर 23 पे। वहाँ पे आपको बिस्मिल्लाह फूड सेंटर दिखेगा या तो कबाब सेंटर दिखेगा, वहाँ से आप कबाब ट्राई कीजिए। उनका कबाब इज़ मस्त, मतलब आप कबाब खाना ही खाना, मैं तो इतना रिकमेंड करूँगा। आप भले होटल में मत जाइए, वाजवान मत खाइए, पर आप ये ज़रूर खाइए कबाब। उसके बाद उनका एक फेमस डिश रहता है विंटर के लिए, हरीसा। तो हरीसा मैं बोलूँगा कि आप जनरली अवॉइड करिए। अगर उतना फूडी नहीं होना तो आप मत खाइए, आपको नहीं पसंद आएगा, क्योंकि वो बोला जाता है उसका हाइप किया है, पर वो उतना कुछ खास नहीं है, ना उसको कुछ टेस्ट रहता है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ। उसके बाद आप ट्राई कीजिए वॉलनट फज, मूनलाइट करके बेकरी है, काफ़ी जगह पे आउटलेट्स है। मैं आपको जितना भी जगह बता रहा हूँ सबका मैं आपको गूगल लिंक नीचे डाल दूँगा। तो मूनलाइट में आप ज़रूर जाइए, वॉलनट फज खाइए, काफ़ी एक ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा। एंड आप, मैं तो बोलूँगा कि ये घर पे भी लेके आइए, ये टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है। सो आपको मैंने ये पूरा 7 डेज़ का आइटिनरी क्राफ्ट किया है। जो भी बजट है वो मैं आपको अभी लास्ट में पूरा एक स्क्रीन शेयर करो, आप देख लीजिए। इसमें एक्टिविटीज़ एंड एवरीथिंग इंक्लूड है। जो मैंने लास्ट टाइम बताया था उसमें सिर्फ होटल्स, फूड एंड फ्लाइट इंक्लूडेड था, इसमें एक्टिविटीज़ एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड है। तो आप चेक कर लीजिए, टैक्सी फेयर्स एवरीथिंग, तो आपको एक टोटल आइडिया आ जाएगा कि कितना आपका एक्सपेंस हो सकता है। तो ये है बजट एक 7 डेज़ का कपल के लिए। तो इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन में सब इंक्लूड है, गुलमर्ग में जो आपको टैक्सी चेंज करना है, सोनमर्ग में, एंड बाकी भी आपको आरू वैली एंड एवरीथिंग जो एक्सप्लोर करना है वो सब इंक्लूडेड हुआ है। एक्टिविटीज़ में भी आपको पोनी का रेट्स थोड़ा बहुत, एंड जो गुलमर्ग का गंडोला है, स्नो मोबिल है, वो सब का रेट्स इंक्लूडेड है। तो इसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे आप शॉपिंग एंड फूड में आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। फूड अपने ब्रेकफास्ट एंड डिनर होटल में लिया रहेगा तो इतना एक्सपेंस होगा, या इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ये देख लीजिए, सो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या आपका बजट होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय। आप जाइए रिटर्न, फिर डे 5 के लिए आप रिटर्न आ जाइए श्रीनगर में। श्रीनगर में आप जैसे ही रिटर्न आते हैं